नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में 24 घंटे पुराने सवाल को एक फोटोग्राफ के जरिए हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे पहले लाल किले की प्राचीर से मोदी ने एक नया जुमला, एक नया नरेशन दिया, दिमागी नक्सली। इस दिमागी नक्सली की श्रेणी में आज की तारीख में मोदी और मोदी के अंधभक्त, जाहिल अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो पूरा देश और वो दिमागी नक्सली के कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त ही हैं जिनकी जहालत इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मोदी को ही भारत मान चुके हैं। वो कोई सवाल नहीं करते, उनके मन में सवाल पैदा ही नहीं होता। वो देश के नुकसान को भी घुमा फिरा करके देश का फायदा बताने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के मास्टर स्ट्रोक। इन जाहिलों में सर्वोच्च पायदान पर गोदी मीडिया के एंकर हैं। ये जाहिलों को लीड कर रहे हैं। कल से वंदे मातरम और दिमागी नक्सली पर डंका बजा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत तगड़ा प्रहार कर दिया है, लेकिन आज ये हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि दिमागी नक्सली है कौन। नक्सली शब्द अपने आप में ही बहुत विवादित है। जल जंगल जमीन के हकों से शुरू हुआ आंदोलन नक्सलवाद कहलाया और फिर उसमें हिंसा, उग्रता, कट्टरता सब आ गई। कुल मिला जुला करके जब संवेदनाएं खत्म हो गई, एक जायज मांग से संवेदनाएं खत्म हुई तो नक्सली हो गए। जब वो खून की होली खेलने लगे तो नक्सली हो गए। आज की दौर में संवेदनहीन कौन है, यही समझेंगे। और सिर्फ मैंने कहा एक फोटो उसके लिए पर्याप्त है। जब नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सली वाला भाषण रट्टा मार रहे थे, अभी दे नहीं रहे थे भाषण, रट्टा मार रहे थे घर में बैठ के, जब टेलीप्रॉम्प्टर का कनेक्शन चेक किया जा रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर लाल किले पे गड़बड़ न हो जाए, तो राहुल गांधी अपने घर में बिठा करके एक माँ बाप के आंसू पोंछ रहे थे। उस माँ बाप के आंसू पोंछ रहे थे जिसके सारे दुखों के पीछे भाजपाइयों का क्रूर व्यभिचारी चेहरा है। ये ऐसे ही आरोप लग रहे हैं पिछले करीब 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से इन्होंने कभी उनके सर पर हाथ नहीं फेरा। नरेंद्र मोदी ने कभी यह भी नहीं एक ट्वीट से कहा कि चिंता मत करो, तुम लोग भी मेरे परिवार हो। जैसे परिवारजनों में से छांट देते हैं ना, तुम भी परिवार हो, हमारी सरकार है, हम जांच करवाएंगे कि कौन है गुनहगार तुम्हारा। कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो बचाने के लिए, गुनहगारों को बचाने के लिए कितने हथकंडे अपना चुके हैं, बुलडोजर से लेकर के। और जस्टिस में कैसे कैसे मैनिपुलेशन, यानी इंसाफ के रास्ते में कैसे कैसे मैनिपुलेशन करवाए, वो सब इस देश ने देखा है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ट्वीट दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाव को लाएंगे फिर। स्वागत है भाव। जरा कार्यक्रम शुरू करते हैं सीधा हम राहुल गांधी से ही। भैया राहुल गांधी का ट्वीट ले आओ। मोदी तो बहुत सुन चुके हैं, उनको सुनाने का मतलब नहीं है। दर्शक बहुत कई बार खिन्न हो जाते हैं कि मत दिखाया करो भैया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अंकिता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिला। 4 साल बीत चुके हैं। हम 2.5-3 कर रहे थे, 4 साल हो गया। देखिए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं अपनी बच्ची के खिलाफ एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी कोई माफी नहीं है। सिर्फ 19 साल की अंकिता वरंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां एक वीआईपी मेहमान, अभी वीआईपी पे तो बहुत बवाल हुआ है, वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिंसा और डुबाने के सबूतों की पुष्टि भी की, मगर रिजॉर्ट में अंकिता के रूम को किसी भी तरह की जांच होने से पहले ध्वस्त कर दिया गया, जो खुद में संदेहपूर्ण है।
इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है। क्यों? क्योंकि वह बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। यही बीजेपी की विकृत मानसिकता व्यभिचारियों और अपराधियों को बचाना, उनका राजनीतिक संरक्षण करना, यहां तक कि व्यभिचारियों के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत करना, बिल्किस बानो वाला मामला। दुनिया में सबसे घिनौने इंसान वो होते हैं जो व्यभिचारियों की रक्षा करते हैं, और बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है। भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाओं को पुरुषों के इस्तेमाल की वस्तु समझने वाली यह अमानवीय मानसिकता खत्म नहीं होती। जब भारत की महिलाएं आगे बढ़ेंगी सम्मान, सुरक्षा, समानता और न्याय के साथ। अब जरा फोटोग्राफ ले आइए और फोटोग्राफ देखिएगा। 4 साल हो गया है ना, लेकिन जरा फोटोग्राफ देखिएगा। यही फोटोग्राफ लाल किले से 76 मिनट तक लंबी लंबी हाँकने वाले आदमी के उस सोच पर, उस घटिया सोच पर करारा तमाचा है। इस माँ बाप को देखिए, जरा माँ को देखिए। वो चेहरा, बहुत आपने इस देश में 12 साल में कैमरा जीवियों को देखा है, दुखों को भी इवेंट में बदलने वाले पाखंडियों को देखा होगा आप। लेकिन ये देखिए, ये फोटो एकदम रियल जो होता है ना फीलिंग, उसको सामने ला रही है। उस माँ को देखिए आप, सर नहीं उठ रहा है। उसे ये मतलब नहीं है कि वो राहुल के पास बैठी है, सामने कैमरा है, फोटो आना है, कोई मतलब नहीं। उस बाप को देखिए आप। ये जब दिमागी नक्सल और दुनिया का झूठ फरेब कर भाषण रट्टा मार रहा था एक व्यक्ति, उस वक्त की ये फोटो है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। 2 बाइटें हैं, मैं 2 बाइट सुना दूं, उत्तराखंड के नेताओं की है, उसके बाद भाव पास चलेंगे। लाइए जरा गणेश गोदियाल और यशपाल आलिया दोनों को। हाँ, चलाइए। ये पूरा उत्तराखंड जानता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता दर दर अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ और उस बेटी को न्याय देने के लिए, उस परिवार को न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज जो मुलाकात राहुल गांधी जी से उनकी हुई, इसकी आधारशिला उस दिन रखी गई जिस दिन राहुल जी पौड़ी आ रहे थे। मौसम की खराबी के कारण वो उस दिन नहीं आ पाए। उस दिन भी अंकिता भंडारी के माता पिता राहुल जी को मिलने पौड़ी आए। चूँकि वो उस दिन रूबरू नहीं मिल पाए, फ़ोन पे बातचीत हुई उनकी, लेकिन उस दिन राहुल जी ने उन्हें ये आश्वस्त किया था कि मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूँगा। 2-3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको वादा किया था, तो आप लोग उनको यहाँ अगर हैं तो हमने पता किया वो लोग दिल्ली में ही थे, तो राहुल जी ने कहा कि उनको मेरे से मिला दीजिए, और आज वो लोग मिले। मूल रूप से बात यही है कि वो आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, और आदरणीय राहुल जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से ये आश्वासन दिया है। मैं वहाँ था, हमारे नेता CLP साहब आर्य जी वहाँ थे। राहुल जी ने ये आश्वासन उन्हें दिया है कि जिस सीमा तक वो लोग चाहेंगे, अंकिता भंडारी के माता पिता जिस सीमा तक चाहेंगे, अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार हैं। पर अब ये उन पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता किस सीमा तक चाहते हैं। और बड़ा दुख सभी को हुआ। राहुल जी ने भी बहुत दुख प्रकट किया कि इस देश में संविधान में ये निहित है कि गरीब और प्रताड़ित आदमी को न्याय मिल सके, लेकिन संविधान की उस भावना को सत्ता ने अपने सत्ता के नशे में चूर होकर चकनाचूर कर दिया। और हम उस भावना को दोबारा स्थापित करेंगे कि अन्याय के इस दौर में न्याय की आस जग सके, गरीबों को, प्रताड़ितों को न्याय मिल सके, ये उन्होंने कहा। सर, और किसी विषयों को लेकर भी बातचीत रही? और कई डेलीगेशंस उनसे मिले, 4 डेलीगेशंस मिले। OPS से संबंधित डेलीगेशन मिला, ओपनल से संबंधित डेलीगेशन मिला, इसके साथ साथ नर्सिंग से संबंधित डेलीगेशन मिला, बेरोजगार संघ का डेलीगेशन मिला। 4 डेलीगेशन उनसे मिले। उन्होंने उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी को जो निर्देश मेरी ओर से जो देने हैं वो हम पार्टी को निर्देश दे रहे हैं। मतलब राहुल जी ने ये बात कही कि हम अपनी पार्टी को निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले समय में इन बातों में से जिन जिन को मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है उनको मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए मैं कहूँगा। और उन्होंने मेरे पास भी कहा है कि इस बारे में और अध्ययन करके एक नोट उन तक पहुँचाया जाए।
धन्यवाद। चलिए यशपाल आर्या को ही सुना दीजिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण और बातें आ रही हैं अंकिता भंडारी क्या के कुछ साथ बात साथ। रही? देखिए, अंकिता भंडारी के माता पिता ने आज आदरणीय राहुल गांधी से मुलाकात की, विस्तृत बातचीत हुई है, लंबी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और राहुल जी से उन्होंने अपेक्षा की है कि हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच के संस्तुति की थी, लेकिन आज उस दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। आज भी वो न्याय की भीख मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने आश्वस्त किया है कि हम आपकी लड़ाई को, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाएंगे और आपकी हर ढंग से मदद करेंगे। और किसी विषय को लेकर भी बातचीत रही सर आपकी? और देखिए, आज कई प्रतिनिधिमंडल, बेरोजगार संगठन है, नर्सिंग के जो हमारे बेरोजगार संघ है, उपनल के कर्मचारी हैं, इन तमाम संगठनों ने आज अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। उनको आज तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, नियमों में तब्दीली हो जाती है और बैकडोर से भर्तियां हो जाती हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो आज के हैं बेरोजगारों के, उन मुद्दों को लेकर सभी ने एक स्वर से कहा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी ने आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बस हटा दो, अब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि बाइटें पूरी हमने भी नहीं सुनी थी, आपके साथ ही कुछ चीजें हम भी सुनते हैं। एक तो अंकिता के माता पिता भाव वहां पर थे, दूसरी बात और कौन कौन मिला? नर्सिंग संघ मिला, बेरोजगार संघ मिला, ओपीएस के लिए जो मांग करने वाला संघ है वो मिला, ये सब मिले। प्रधानमंत्री कौन है? जब आप अभी यशपाल आर्या और गणेश गोदियाल बोल रहे थे तो मैं नरेंद्र मोदी टाइमलाइन खोला था, एक्स टाइमलाइन, और 15 दिन मैंने देखा। 15 दिन में नेतन्याहू को बधाई दे रहे हैं तो किसी को बधाई दे रहे हैं। इस देश में कोई बधाई देने लायक नहीं है। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम वाली बच्चियों को, जो मेडल जीते बच्चे बच्ची, उनको बुलाए थे, लड़कों लड़कियों को, वो आज उनके जरिए हेडलाइन मैनेजमेंट हो सकता है तो बुलाए थे। कल को मुसीबत में हो जाएंगे तो उन्हें भी नहीं पूछेंगे। ये इस इतिहास गवाह है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री कौन है? मतलब एंजॉय कर रहा है, प्रधानमंत्री का मौज मार रहा है, एक 56 इंची वाला, और भूमिका निभा रहा है। एलओपी इस देश में दुख, दर्द, पीड़ा, डिमांड जो भी है, सरकारी नौकरी वाला, बेरोजगार, पेंशनधारी, सब मिल रहे हैं। किससे? राहुल जी हमारी समस्या उठाइए। प्रधानमंत्री ऐसा निठल्ला प्रधानमंत्री, फिर तो प्रधानमंत्री की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। ये खाली लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सली परिभाषा बता रहे हैं। बेसिकली आशीष जी, नक्सलिज्म क्या है? नक्सलिज्म से मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तो आपने बहुत नजदीक से देखा है। क्या है नक्सलिज्म? 1967 में नक्सलबाड़ी गांव में नक्सलिज्म जन्म क्यों लिया? सिर्फ जमींदारों की अति प्रताड़ना से। जब जमींदारों का जुल्म असह्य हो गया, तब मजदूर और आदिवासियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि देश आजाद हो गया है और संविधान लागू है। जमींदारों के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ, उनकी तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ उठी हुई आवाज है नक्सलिज्म। उसके बाद लेफ्ट का जो नक्सलिज्म का आइडिया था, उसमें ज्यादा शस्त्र आ गए, वो अहिंसा हो गया और वो अपनी परिणति भी पा गए। लेकिन नक्सलिज्म को मैं बुरा नहीं मानता। यदि अन्याय के खिलाफ लड़ना नक्सलिज्म है, फिर मैं कह रहा हूं लेफ्ट का नक्सलिज्म हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अहिंसात्मक दृष्टि से यदि कोई लड़ रहा है तो अर्बन नक्सल हो गया।
वो दिमागी नक्सल हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे, दिमागी नक्सल होने के लिए भी दिमाग होना जरूरी होता है, लेकिन अंधभक्त होने के लिए दिमाग में गोबर ही काफी है। क्या अंकिता भंडारी की आज न्याय मांगने के लिए लोग जो रास्ते पे उतर आए हैं, तो वो नक्सलिज्म सोच वाले हैं? जो सरकार को सवाल उठाए वो नक्सलिज्म हो गया। इस मायने से कम नरेंद्र मोदी ने ये बात तो अभी एक्सेप्ट कर ली है कि वो तानाशाही जमींदारी प्रवृत्ति के इंसान है, कि हर विरोध करने वालों को वो नक्सल समझते हैं। कोई अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, वो नक्सल, ये नक्सल, क्योंकि वो अपने आप को जमींदार समझने लगे, तानाशाह समझने लगे, सम्राट समझने लगे, चक्रवर्ती समझने लगे, बादशाह समझ लगे दिल्ली के तख्त का। इसीलिए सवाल पूछने वालों को नक्सलिस्ट कहते हैं। लोकतंत्र में नक्सलिज्म की जगह नहीं है। लोकतंत्र में तो सवाल ही है। सनातन धर्म में नक्सलिज्म की जगह नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म, पूरा सनातन धर्म भी प्रश्न पूछने पर ही है। जो प्रश्न नहीं पूछते वो सनातनी है ही नहीं। आध्यात्म में जाके देखिए, पढ़िए जरा, तो समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के एक एक जगह आप देखिए, जब ये विपक्ष में होते हैं, आरजी कर क्या हो गया, ममता जी को पानी नहीं पीने दे रहे थे सुबह से शाम तक। लेकिन उससे घिनौना कांड आरजी कर तो चलो, एक महिला को अकेला देख के किसी मानसिक संतुलन बिगड़े हुए विकृत मानसिकता के लोगों ने ये किया, लेकिन अंकिता भंडारी के साथ क्या किया? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो नियोजित रूप से एक षड्यंत्र के तहत स्त्रियों का शोषण करने की एक श्रृंखला थी। एक रिसोर्ट था बीजेपी के मालिक का, वहां लड़कियां लाई जाती थी, दिल्ली के जो नेता आते थे बड़े बड़े, उनके बिस्तर गर्म किए जाते थे। किसी नेता का दिल तो वहां काम करने वाली लड़की पे ही आ गया। इसके पहले कितनी लड़कियां उनके भोग का शिकार हो गई पता नहीं। एक लड़की अपना सम्मान बचाने चाहिए, उसका नाम अंकिता भंडारी है। उसने कहा मैं नौकरी करती हूँ, शरीर नहीं बेचती, गरीब घर की हूं लेकिन आत्मसम्मान है। और वो फिर अपनी लड़ाई लड़ रही थी। क्या हुआ? जबरिया शोषण हुआ, उसकी हत्या की गई। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरे विचार हैं। जबरिया शोषण किया गया, उसकी हत्या की गई, और जब मामला ओपन हुआ तो रातों रात बुलडोजर से वही कमरा गिराया गया जिस कमरे में सारे सबूत थे। मुख्यमंत्री धामी अंकिता हत्याकांड और व्यभिचार कांड में उतने ही भागीदार है जितने उसकी इस्मत लूटने वाले और उसकी हत्या करने वाले। हत्या का जब सबूत मिटाना, हत्या का सबूत मिटाना ये हत्या के बराबर माना जाता है हमारे यहाँ कानून में। बुलडोजर जब चलाया गया सबूत मिटाने के लिए, तो बीजेपी की विधायक खड़ी थी वहां। विधायक खड़ी थी वहां पे, मतलब एक महिला विधायक को शर्म नहीं आई कि एक लड़की की इज्जत लूटी गई और वो सबूत मिटा रही है। कहाँ है स्त्री? हमने रामायण में शूर्पणखा और वो ऐसे सब पढ़े थे, राक्षसी प्रवृत्ति की महिलाएं, उतना पढ़ी थी हमने महाभारत और श्री कृष्ण की कथा में। उनसे भी गए गुजरे लोग हैं ये, क्योंकि वो घोषित राक्षसी प्रवृत्ति की महिलाएं थी। पूतना और तो ये दूध जननायक दूध के रूप में पिला आके के यदि ये काम करती है तो उससे भी ज्यादा घृणित है। आरजी कर पे जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा गलत अंकिता भंडारी के साथ हुआ, जहां डबल इंजन की सरकार थी और प्रधानमंत्री मौन है। सवाल पूछने वाले पे लाठियां बरसती है, पूछा जाता है कि ये दिमागी नक्सल है। प्रधानमंत्री जी, यदि अंकिता का न्याय मांगना दिमागी नक्सल है तो हम 1000 पट ज्यादा बड़े दिमागी नक्सल है मान लेते हैं हम। और आपके सर्टिफिकेट से डर भी नहीं लगता, और आपके सर्टिफिकेट को तो हमको औकात भी नहीं आपकी, जिसके पास खुद के डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं हो, वो क्या दूसरे को हाँ, सर्टिफिकेट दूसरे सर्टिफिकेट बांट रहे। बांटे? आपके सर्टिफिकेट यदि बांटने शुरू कर दिए तो पूछिए फिर उसी महिला को जो बहुत अच्छी तरह से आपको जानती थी,
आपकी किताबें लिखती थी, आपको डिफेंड करती थी। पूरे गोधरा कांड में आपके सामने शील्ड बन के खड़ी हुई थी, सुरक्षा कवच बन के खड़ी हुई थी। आज वो महिला क्यों आपके व्यभिचार की कहानियां सुनाती घूमती हुई है? क्यों नहीं उसका विरोध करते आप? हम्म, क्यों सुब्रमण्यम स्वामी सीढ़ी की बात करते हैं? क्यों तक ताला लग जाता है आपके मुंह पे? एप्स्टीन से क्या मतलब है आपका? क्या संबंध है आपका? ये पूछने पे भी आप हमको अर्बन नक्सली दिमाग वाले कहेंगे। फर्क नहीं पड़ता। व्यभिचारियों को व्यभिचारी कहने में यदि करेंगे, फिर तो महात्मा गांधी भी नक्सली सोच के थे, आंबेडकर भी नक्सली सोच के थे, यदि आपके परिभाषा से किए तो। सही कहा आशीष जी ने, चंद अंधभक्त, वो भी जाहिल अंधभक्त, और आपको छोड़ के पूरा देश नक्सली दिमागी नक्सल है। सुधर जाइए आप, चश्मा चेंज करिए, क्योंकि देश जग चुका है। कॉकरोच बोलने पे कॉकरोच रास्ते पे आ गए तो पानी पिला दिया। जिस दिन दिमागी नक्सल रास्ते पे आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। हर जगह आप बताइए मुझे, कहाँ नहीं है? जो बहुत व्यभिचार के लिए जो सजा पा रहा है, व्यभिचार के लिए जो सजा पा रहा है, उसके समर्थन में उतरने वाले लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। हाँ, हाँ? महात्मा गांधी जी को व्यभिचारी कहने वाले को आप सम्मान करते हैं? ये सब बहुत बहुत ही घटिया स्तर के हैं सब। एक लाइन इतने की बात घटिया, बहुत मतलब क्लियर, ये आप दिमागी अब तो शर्म आती है जब आप लोग जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनको देखने के बाद, कि आप प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री गरिमा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है इस देश के। नहीं बहुत नहीं, उस पद पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, उस पद आपने का उम्मीद सत्यानाश ज्यादा कर दिया आप। आपने उम्मीद ज्यादा पाल ली। वो अपने जैसे लोगों को ही फॉलो कर रहा है, वो अपने जैसे फॉलो कर रहे हैं। दिमागी नक्सली की बात जो कही है, एक लाइन की बात है, हर आदमी इस बात को सोचेगा 2 मिनट के लिए। दिमागी नक्सली का मतलब जिसके पास दिमाग है, भाव ने कहा था, जिसके पास भी संसार में जिसके पास भी दिमाग है, वो तर्क करता है। वो आंख बंद करके किसी पीछे नहीं भागता, वो तर्क करता है। वो दिमाग का मतलब है कि दिमाग तर्कशील होता है। ये ऑटो मतलब जो कहते हैं इनबिल्ट, ये ऑटो फीचर है दिमाग का। अगर दिमाग है तो तर्क करेगा। यानी अंधभक्तों को छोड़ करके सबको दिमागी नक्सली कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त ही इस देश में है जिनके पास दिमाग नहीं है। सब गोबर और गोमूत्र सान करके पूरा ठूस करके भर भरा दिया हुआ है है, अंदर। भर दिया है। इसका मतलब इस देश में जो भी आशीष जी, सवाल करने वाला है, तर्क करने मतलब ये वाला है, वो सब ये जो दिमागी ये नक्सली। भाड़े के जो भगवे ले आते हैं बोलने के लिए, हम्म, अरे सनातन धर्म क्या है आशीष जी? आपने तो बहुत अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा आपने स्टडी किया है, मेरे से ज्यादा श्लोक और शास्त्र जानते हैं आप। सवाल जवाब ही तो है। ब्रह्मा बिल्कुल। विष्णु महेश भी तो एक दूसरे को सवाल पूछते हैं। गीता का जन्म ही सवाल पूछने से आया है। अगर गीता यदि नहीं होती अंधभक्त तो होके, कृष्ण नहीं। यदि अर्जुन के दिमाग में गोबर भरा होता और श्री कृष्ण बोलते मार दे बाण, मार दिया, ठोक दिया, बोलो साहब अगला क्या करूं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ना, उसमें दिमाग था, उसने कहा क्यों चलाऊं बाण, और गीता का जन्म हुआ। अच्छा हुआ गीता महाभारत में आपके जैसे लोग होते तो श्री कृष्ण को भी क्या कहलाते? अर्बन अर्बन नक्सल कह नक्सल, देते सब, दिमागी नक्सल कह देते सब। दिमागी नक्सल कहते आप। भगवान राम को दिमागी नक्सल कहते आप, क्योंकि भगवान राम ने रावण के अत्याचार पर सवाल उठाए। अरे वही का सवाल वध छोड़ किया। दीजिए, ये तो दिमागी नक्सल कह देते राम को इसलिए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ अरे ज्ञान ले आशीष लो। जी, कोई ज्ञान का कोई विरोधी बहुत, है सब। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत क्रिएटिव लोग हैं अपने देश में। ये जेनजी को तो मैं सैल्यूट ही करता हूं। अब जेनजी ने एक नई सीरीज शुरू की है, कोई हम्म, बच्चे ही है, और वो की है टेलीविजन पे, हम्म, दूरदर्शन की न्यूज दिखाते हैं। हम्म। आजादी के समय दूरदर्शन होता तो क्या होता? क्या बढ़िया, मैंने पढ़ के मैं हंस रहा था। उसमें लिखा कि
मोहनचंद करमचंद गांधी के खिलाफ सरकार इंक्वायरी कर रही है कि साउथ अफ्रीका फंडेड ये आदमी भारत में क्यों आक्रोश मतलब विरोध ये कर रहा है, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। जनरल डायर ने कुछ आतंकियों के खिलाफ गोलियां चलाई और जनरल डायर ये तो जनरल डायर ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और देश का भला किया, कई आतंकी मिटाए। ये है मतलब वो ये न्यूज सब पढ़ के मैं लोटपोट हो रहा था। उनने नहीं कहा नहीं कि वो सही आज का गोदी मीडिया यदि उस समय होता, अरे तो ये फिर ब्रिटिश वही की बात है, भाषा मुंह में से बात करता। निकलेगा, मतलब मुंह से वही। मैं ये पिल्ले कहा आशीष होते तो अभी जी, 500 साल भारत आजाद नहीं होता, ये इंग्लैंड पिल्ले के होते तो। अखबार इंग्लैंड के अखबार भी भगत सिंह की शहादत को शहादत मान रहे थे तब। ये कहता हूँ कि ये और पिल्ले होते तो ये इसका भारत जो आने वाले 500 समय में साल में जब आ भी जाए। बदलाव होगा आने वाले समय में जब भी बदलाव होगा, इन गोदी मीडिया का हिसाब भी लोग करेंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ दो आपको। 2 बाइटें सुना करके कार्यक्रम खत्म करते हैं। वो राजीव शुक्ला को सुना देते हैं, दिमागी हम्म, नक्सल पर। दिमाग हम्म। से ही सियासत किए हैं, लेकिन दिमागी नक्सल पर कम से कम बोल रहे हैं, तो सुनिए। authors, everybody is a Naxal. What do you mean by that? So first he should describe this phrase. What is Dimagi Naxal? He has painted with same brush all people who are educated in this country. All those who think, all those who raise voices, all those who try to speak against government, he has called them Naxal. I think these kind of words should not be used from the Red Fort because it's for the entire country. He has also said that women reservation bill has become Women the defense of reservation politics. is already passed. If he wants to implement, he can implement. But actually, he's not talking about women reservation. Actually, in the garb of women reservation bill, he wants delimitation. महिलाओं चलिए। को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की तो रक्षा नहीं कर सकते। हाँ हाँ महिलाओं की सम्मान की रक्षा नहीं करते, उनके अपने पार्टी में नहीं होती महिलाओं की सम्मान की रक्षा। उनके पार्टी में रोज शारीरिक शोषण के, धाकड़ वाला सीन तो आपने देख ही लिया था कि हाईवे भी नहीं छोड़ते ये लोग। इतना अरे वो नंगा नाच तो धाकड़ किसी सरकार छोड़िए, में नहीं हुआ। मधु किशोर तो इन्हीं कहती हैं। मैंने धाकड़ वही तो उकड़ कहा छोड़िए। भाई, आप कहो ना वही तो कहा। मधुकेश्वर की यदि बात माने तो फिर आप ही नहीं बचते गुरुजी। हाँ, दूसरे क्या करें। आप तो आप मधुकेश्वर कोई हमारी पत्रकार नहीं है वो। याद कीजिए गोधरा के समय आपकी सेनापति थी वो, हम्म, लेकिन उसको समझ में आ गया मैं किसकी सेनापति थी। हाँ और जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, क्यों सांप सूंघ गया? जवाब दीजिए ना। क्योंकि उसको तो बहुत कुछ पता है, बहुत नजदीक थी। उसका और फिर इस देश जो कपिल मिश्रा ने बोला है विधानसभा में, ये सब इतना यही तो कह रहे हैं कि मीडिया का हालत। इसे पता है कि मीडिया इस बारे में बताएगी नहीं और हम लोग कोई पीसी नहीं करेंगे, चुप रहो, मधु किशोर बोल हाँ रही है, हाँ बोलने बस दो। बस बस बस। कोई जान ही नहीं पाएगा, हमारे कुकर्म कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश की मीडिया को मैंने अपने चरणों के नीचे, एक होता है चरण चाट ऊपर से चाटने का, कुत्ता ऊपर से चाटता है, ये तलवे के नीचे सब नीचे दबे हुए वहीं से जीभ निकाल रहे हैं, चाट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। घटिया, इस देश का सबसे बड़ा अगर पाप इस देश में हो रहा है। आज सवेरे सब चला रहे हैं वंदे मातरम पर, सोनिया वो विदेशी ये वो कितनी घटिया गालियां लिख रहे हैं, सब कितनी घटिया गालियां लिख रहे हैं। एक एक खबर कोई चला रहा है कि इस देश के स्कूलों में 1000 वीडियो हैं, इस देश के स्कूलों में बच्चों की हालत क्या है। ये बेशरम बेहया नहीं नहीं नहीं, चला इनको रहे हैं सब एंकर। आशीष, इनको देश से थोड़ी मतलब है। इस देश के सबसे इनको बड़े सिर्फ देशद्रोही इस देश के से एंकर मतलब हैं, है। नाम लेकर कहना कह दूंगा, सबसे बड़े एंकर। बिल्कुल। इन्होंने इतना अपना जमीन बेच दिया है कि मैं तुलना करूंगा तो विवाद हो जाएगा। इनसे बहुत बेहतर वो हैं जो कोलकाता या दिल्ली के खास एरिया में रहते हैं, वो बहुत बेहतर है इनसे। वो उन्होंने शरीर जमीन नहीं बेचते, बेचा है, जिस्म भले आशीष बिक गया हो उनका, जिस्म इन्होंने बेचते हो जमीन लेकिन बेच जमीन दिया नहीं है। बेचते, आत्मसम्मान नहीं बेचते। ये उनके भी वसूल होते हैं। ये सब पैसे के लिए ये कहीं भी स्विमिंग करने के लिए तैयार है। किसी नाले में उतार दो इनको, कहीं गंदगी में उतार दो,
उसी में स्विमिंग कर करके मोदी मोदी उसे छपाक छपाक मार रहे हैं, गंध मचा कर रखा है। चलिए, अगर इजाजत दीजिए, इनकी चर्चा आ जाती है तो भीतर से बहुत कोफ्त होता है। इजाजत दीजिए, हमें लेकिन अगले कार्यक्रम में आज 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त है। आप सबको बधाई कि आप दिमाग से नक्सल हैं, और यदि आप दिमाग से नक्सल नहीं है तो आप अपना इलाज कराइए प्लीज, तब अंधभक्त हैं, और गर्व तब से कहिए गोबर कि हम नक्सल दिमाग हैं, में। गर्व से कहे कि हम दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि दिमागी नक्सल माने वो लेफ्ट का नक्सलवाद नहीं। दिमागी नक्सल माने सवाल पूछते हो, जागरूक इंसान हो, संविधान के दायरे में रहते हो, और ये अधिकार संविधान ने दिए हैं हमें। आजादी के 80 साल बाद भी यदि सवाल पूछने वाले नक्सल हो जाते हैं तो मुझे दया और दयनीय अवस्था पे दया आती है देश के प्रधानमंत्री पे, कि इतना वो दया कुत्सित का सोच पात्र भी नहीं है, उनका हो गया। दया का पात्र भी नहीं, दया का पात्र भी नहीं। इजाजत दीजिए, हमें अगले कार्यक्रम में आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।